नमस्कार। द टीचर शो के एपिसोड नंबर 49 पे 50वें दिन में नमस्कार। और इस दौरान आपका जो सहयोग, आपका जो स्नेह हमें मिला है, उसे हम सभी द टीचर की पूरी टीम अभिभूत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी शिक्षक साथी हैं जो नैनीताल में शिक्षक हैं और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर सकते। और ये उनको गॉड गिफ्ट है या परिणाम है। तो शिक्षक साथी प्रदीप उपाध्याय जी का, साथ ही रोज की तरह हमारे साथ इस शो में जुड़े हैं ऋषिकेश से मुकेश प्रसाद डोगरा जी। आपका भी स्वागत है सर, दोनों लोगों का स्वागत है। नमस्कार उपाध्याय जी, आप तो लगता है खुले आसमान में बैठे हैं। नमस्कार सर। हाँ, मैं छत में बैठा था। हाँ, नीचे सिग्नल की समस्या हो रही है, इसलिए मैं छत में बैठा हुआ हूँ। जी, बढ़िया बढ़िया मेरी बढ़िया। आवाज आ पा रही सर? बिल्कुल आ रही है, बहुत है बढ़िया मेरी? आवाज आ रही है। बिल्कुल आ रही है, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्वागत है आपका। धन्यवाद। बढ़िया। उपाध्याय जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ सर, आ गई आवाज, आ गई। हाँ सर, आदेश कीजिए। हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं? हेलो। आदेश नहीं सर, निवेदन है। हम चाहेंगे सर, शो की शुरुआत में हम ये चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपना जो, तो क्या कारण था सर कि कलाओं में इतने माहिर हो गए, खासकर संगीत की मैं बात करूं तो उस सफर के बारे में थोड़ा बताइए सर। सर, जब मैं इंटरमीडिएट के बाद एक बार मैं यहाँ गोलापार आया था। मेरे पिताजी भागवत के आचार्य हैं, वेद व्यास हैं और भागवत करते हैं। तो एक बार उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, भागवत चल रहा था, जहाँ बहुत सारे कुमाऊनी समाज बैठा हुआ था और रात को भजन हो रहे थे। तो एक बच्चा कोई कुमाऊनी में भजन गा रहा था, जो मुझे थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगा, क्योंकि मैं उससे अच्छा गा पा लेता था उस समय। क्योंकि कक्षा 6 से 10 तक मैंने राम का पाठ खेला था और रामलीला में लगातार अभिनय किया था। तो मैं गुरु जी की आज्ञा लेकर के माइक पर गया और मैंने माइक संभाला। और उसके बाद मैंने कुमाऊनी में भजन शुरू किया। सबसे पहले तो बाबा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा, तुम्हारा कंठ ठीक है, तुम संगीत सीखो। तो उसके बाद मैंने हमारे गुरुजी चंद्रशेखर तिवारी जी का सानिध्य मुझे मिला। तो उन्होंने मुझे पहले हारमोनियम बजाना सिखाया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप गाना सीखो। मैंने कहा सर, गाना क्या होता है? उन्होंने कहा तुमने आ सुन रखा? मैंने कहा हाँ। कैसा लगता है? मैंने कहा अच्छा लगता है, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी सर। कि मैंने हाथखंडे संगीत विद्यापीठ से सबसे पहले मध्यमा किया। फिर उसके बाद प्रयाग संगीत समिति से मैंने विशारद किया। और बचपन से ही जब मैं रामलीला में प्ले करता था, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं संगीत के प्रति एक विशेष आकर्षण था और अभिनय के प्रति एक जुनून सा था। तो वही चीज आगे मुझे ले गई और धीरे धीरे संगीत थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, अभी चल ही रहा है आगे। बहुत बढ़िया। आपका प्रोफाइल देख रहा था, क्या कहते हैं, बड़ा डाइवर्स, मतलब विविधता बहुत है आपके अंदर। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से भी डिप्लोमा किया है, तो आपने ज्योतिष से भी किया है, और आप संगीत में भी रुचि रखते हैं, और हिंदी के आप अध्यापक हैं। तो ये विविधता मेरे ख्याल से एक शिक्षक का स्वाभाविक गुण भी है। एक शिक्षक के अंदर विविधता होनी चाहिए, जी सर जी। और आपको अपने शिक्षण कार्य में निश्चित रूप से बहुत मदद मिलती होगी। बहुत मदद मिलती है सर। मैं मानता हूँ कि एक शिक्षक को आजीवन सीखना चाहिए, क्योंकि जी ज्ञान तो जी महासागर है और हम एक बूंद भी नहीं है। हमें आजीवन सीखना चाहिए और ये विविधता मुझे नयापन देती है और कुछ ना जी कुछ नया करने का एक उमंग, उत्साह देती है। बच्चों में भी मैं प्रयोग करता रहता हूँ। आजकल से मनोविज्ञान चल रहा है, तो मैं बच्चों पर मनोविज्ञान का अध्ययन के साथ साथ उनकी मनोविज्ञान समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और समय समय पर जो भी मैंने, चाहे समाजशास्त्र पढ़ाओ, चाहे इतिहास पढ़ाओ, चाहे संगीत, विशेषकर संगीत के द्वारा मैं अपने बच्चों को राज्य स्तर कला उत्सव तक ले गया हूँ। वो संगीत का ही कमाल है। और कई बच्चे जिनके अंदर ये भावना होती है कि अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते हैं, तो अभिनय और जी जी संगीत के द्वारा वो अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रकट कर सकते हैं। तो हमारे पढ़ाने में भी बड़ा सहयोगी होता है। जी जी जी। और आपने नाटकों में भी काम किया है। आवारा मसीहा, जो कि विष्णु प्रभाकर का लिखा हुआ है, शरतचंद्र जी की जीवनी के ऊपर, मेरे ख्याल में 14 वर्ष लगे थे उनको इसको लिखने में। ये अपने आप में एक बिल्कुल। महाकाव्य, महागाथा है शरतचंद्र जी की।
और आवारा मसीहा में आप कोई नाटक बना और आपने उसमें रोल किया, तो हमारे भट्ट जी जो बहुत बड़े आवारा आदमी हैं और मैं भी एक अच्छा खासा आवारा हूँ, हम दो आवारा आपसे जानना चाहेंगे कि आवारा मसीहा में आपने कौन सा अभिनय किया था, कौन सा रोल किया था? नहीं सर, दरअसल में हम उस समय पिथौरागढ़ में पढ़ते थे। पिथौरागढ़ में तो एहसान दा और एहसान बख्श सर हमारे साथ के हुए, और हेमंत पांडे जी हमारे रिश्ते में भी आते थे। हेमंत पांडे जी, हरदा कहते थे उनको, हम हमारे साथ ही पढ़े हुए थे। तो आवारा मसीहा जब चला था तो केसी जोशी सर थे डिग्री कॉलेज में, वो उसके निर्देशक थे, और मुख्य रूप से इसमें एहसान दा का ही काम था। तो थोड़ा सा जो सिपाहियों का पीछे झुंड होता है उसमें हम भी एक, उनने एहसान दा ने हमको भी दिया था। बोलना होना कुछ नहीं था, खाली एक छोटी सी एंट्री थी, लेकिन मंच पर पहली बार एंट्री थी और बड़ा अच्छा लगा मंच पे जाकर के। तो दोस्तों पिथौरागढ़ की बात है सर, ये करीब 90 तब मैं भी सर। भट्ट जी की आवाज नहीं आई। इतनी बड़ी महागाथा में कौन सा हिस्सा आपने नाटक के रूप में किया, ये मैं बड़ा उत्सुक हो गया। हल्द्वानी कॉलेज की ओर मेरे निर्देशन में बहुत विस्तृत गाथा है शासन के बचपन से लेकर के और मृत्यु तक, जो गाथा फैली हुई है हिंदुस्तान में, बिहार, बंगाल और रंगून तक जो गाथा फैली हुई है, बर्मा, आसाम, उस गाथा का कौन सा हिस्सा आप लोगों ने नाटक के लिए मिले, बड़ा कौतूहल उत्सुकता का विषय है? सर जो सिपाही से उनके साथ जो वो बनता है, जो आवारा मसीहा जो बनता है, उनके सहयोगी थे पीछे सिपाही टाइप के छोटे छोटे, वो हमको डाल रखा था। 3-4 लड़के थे, हम कॉलेज में पढ़ते थे, कुछ ज्यादा वो नहीं था, खाली एक झलक थी हमारी, खाली एक चक्कर लगाए निकल गए वहां से। लेकिन मतलब उनके साथ हम बैठे देखते, मतलब मंच में पहली बार उस बार हमने प्रवेश किया बड़े मंच पे। उससे पहले रामलीला में बहुत काम किया था, रामलीला में अभिनय किया था। तो बड़े मंच पे पहली बार गए, किनारे से दूसरे से आ गए, कोई ज्यादा काम तो नहीं किया। मैंने लिखा है कि अत्यंत लघु भूमिका थी वो, कुछ भूमिका उस तरह की नहीं, तो कोई डायलॉग्स वगैरह नहीं थे। भट्ट जी, फिर हमारे बीच बीच में भट्ट जी का नेटवर्क काम नहीं करता है, तो हाँ उपाध्याय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, हाँ बिल्कुल जी। आप जोशी सर जोशी जी का बहुत बहुत स्वागत है। उपाध्याय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, हाँ सुन रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमारे नाटक हम लोग एक से असगर वजह का सबसे सस्ता गोश्त नैनीताल की टीम से, खैर वो एक पुरानी बात हो गई। 91 की बात। मुझे लगता है कि भट्ट जी के नेटवर्क में थोड़ा दिक्कत है, तो उपाध्याय जी हम चर्चा को जारी रखते हैं। चर्चा को जारी रखते हैं, जाते हैं बीच में। मेरी आवाज आ पा रही सर? आ रही उसके बाद फिर हम कॉलेज में, यहाँ हमने महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में मैंने करीब 4-5 साल पढ़ाया था। उसमें एक नाटक हमने किया था बहुत समय पहले, लालटेन की वापसी, उसमें मैंने बच्चों को अपने सिखाया था। वो हमारी टीम यहाँ शरदोत्सव में काम करना शुरू किया हमने तब से, और लगभग 2000 से वर्तमान तक करीब 20 साल तक लगातार शरदोत्सव हल्द्वानी में मैंने काम किया है। उसके बाद जब कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ जब मैंने अध्यापन कार्य किया, तो विशेषकर मेरा झुकाव हमेशा नाटकों की ओर रहा सर। और जब हमारे सांस्कृतिक उत्सव होता है, संस्कृति के नाटकों में काम करने का बड़ा मन करता है। अपनी लोक परंपराओं पर, अपनी लोक गाथाओं पर काम करने का बड़ा मन करता है। जितना मुझे मौका मिलता है, मैं अधिक से अधिक ऐसे महान साहित्यकारों को पढ़ता रहता हूँ, और हर साल भगवान की दया से मैं लोक नाट्य में अपने विद्यालय को राज्य स्तर तक प्रतिभा कराता हूँ। इसी बदौलत की मेरा बहुत ज्यादा झुकाव लोक नाट्य के। उपाध्याय जी, आप किसी भी गाने को उल्टा भी गा लेते हैं और सीधा भी गा लेते हैं, ये एक तो आप गाना शुरू कीजिए, मैं सुनाऊं। हमारे मैं तो गा नहीं सकता, तो आपसे अनुरोध रहेगा कि आप खुद ही गाने को सीधा गाएं। कोई भी लाइन आप बता दीजिए। कोई भी लाइन? अच्छा, कोई भी लाइन। अब मैं तो गायक तो हूँ नहीं, मैं आपको, चलिए कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। भीका भीका रे मेलदी में लयाखता है, भीका भीका रे मेलदी में लयाखता है,
सहजे कुछ तू या ना बयाग है रे बेली, सहजे कुछ तू या ना बयाग है रे बेली, बसले रोता सी में सब हिरती का, सब रोता सी में सब हिरती का, जे तुमी जरप प्यालाबू याग है जे तुमी जरप प्यालाबू याग है भीका भीका रे गलती में लया बहुत बढ़िया लगता है। बधाई जी, इस काम के लिए तो आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आना चाहिए निश्चित रूप से। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दरअसल में सर जब हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, इंटरमीडिएट की बात है, हमारे गांव से जीआईसी थल में मैंने पढ़ा था, करीब 7-8 किलोमीटर होता था सर। तो इंटरमीडिएट में मेरा एक दोस्त था पीएस मेहता, तो हम लोग जब घर से थल आते थे और थल से घर आते थे तो हम लोग आपस में उल्टा बोलते थे। अब पीएस मेहता तो नहीं बोलते, लेकिन पता नहीं मुझे कोई भी लाइन जो है, चाहे हिंदी हो चाहे गाना हो, गाना मुझे याद होना चाहिए, मतलब कि मैं उसको उसी तर्ज में उसी टाइम पे पूरा सुना सकता हूँ। तो पता नहीं आदत की बन गई, तब से कोई भी गाना है मैं उसको उल्टा गा लूंगा कहीं पर भी है भी। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई गाना आप बताइए। मैं बात जब गाने की चली है, और आप एक बहुत अच्छे गायक भी हैं, साथ में वादक भी हैं, तो कल मोहम्मद रफी से जुड़ा हुआ दिन भी था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हिंदुस्तान के महान गायकों में से एक हुए हैं, और अगर आप मोहम्मद रफी का अपना पसंद का कोई गीत अगर सीधा सुनाएंगे तो हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। सीधा भी और बाद मोहम्मद रफी साहब, मैं लगभग 6-7 गायकों की आवाज की विशेषता के साथ उनको बता सकता हूँ, बताता हूँ। मोहम्मद रफी साहब हैं। मोहम्मद रफी साहब में एक उनका बहुत सुंदर गीत है पगला कहीं का, कोशिश कर रहे हैं सर। भुला न पाओगे तुमसे, भुला न पाओगे जब कभी भी सुनोगे कि मेरे संगे संगे गुनगुनाओगे मुझे, भुला न पाओगे तुमसे। वो बहारे वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, वो बहारे वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, नज़ारों की याद आएगी जब ख्याल मुझको लाओगे मुझसे, ला न पाओगे तुम मुझे। जी बहुत बढ़िया। हाँ सर। उपाध्याय जी, आप चूंकि भंडारा आपके पास तो सैकड़ों गाने आपको याद है और आप बहुत सारे गाने सुनाना चाहते हैं, गाना पूरा सुनेंगे। हमारे
मैं आपकी आवाज पूरी सुन नहीं पा रहा हूँ सर। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। हमारे जो बहुत महान गायक थे महेंद्र कपूर साहब, महेंद्र कपूर साहब की आवाज की एक विशेषता ये है सर कि पूरा जैसे गगन मंडल में पूरी गूंजती है उनकी आवाज, पूरा खुल के गाते हैं और वो गाते हैं तो कहीं कोई रोक टोक नहीं है जी। आवाज शौक कलियों मुस्कुरा देना वो सब आए, अरे ओ शौक कलियों मुस्कुरा देना वो सब आए, चलो बोलो महक अपनी लुटा देना वो सब आए, अरे ओ शौक कलियों मुस्कुरा देना वो जब आए, वो जब आए अदब से डालना फूलों की झुक जाए, वो गुजरे जिस जगह से काफिले भंवरों के रुक जाए, नजारो तुम जरा उसको बता देना वो जब आए, अरे ओ शौक कलियों मुस्कुरा देना वो जब आए। हमारे किशोर कुमार साहब गाता रहे मेरा दिल वही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल ओ मेरे हमरा मेरी बाहों में चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना, ओ मेरे हमराही मेरी बात में चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना, प्यार हमें भी सिखला देगा गर्दिश में संभलना, कहीं बीतेगा तो कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल। एक बहुत अच्छी मखमली आवाज हमें सुनाई देती है तलत अहमद साहब जब गाते थे। आवाज आ रही है? मैं सुन रहा हूँ। हेलो सुनता हूँ। उपाध्याय जी डिस्कनेक्ट हो गए लगता है। हाँ, ये आज नेटवर्क दिक्कत कर रहा है सर, कभी मेरे यहाँ कर रहा है, कभी उनके यहाँ कर रहा है, पता नहीं क्या समस्या है। जब तक उपाध्याय जी आते हैं तब तक हमारे 2 सवाल अगर हो जाए सर, हमारे साथ जोड़ आप उनसे फोन पे बात करिए उपाध्याय जी से। नमस्कार, स्वागत है। तब तक जोशी सर अपने 2 सवाल कल के जवाब भी दीजिए और आज के नए 2 सवाल भी उठाएंगे जी। कल के और परसों के 4 सवालों के जवाब होने हैं सर, और आज के 2 सवाल पूछे जाने हैं। तो मैं टाइम थोड़ी है यार, जरा मेरे को भी एंजॉय करने दो, म्यूजिक संगीत का रसास्वादन मेरे को भी करने दो। लेकिन सर मतलब तो शुरू में जैसी मैं आया वैसे ही लग गए आप मुझ पे। हाँ जी, पहले हमारे क्वेश्चन का उत्तर दे दो आप, तो बाकी तो ठीक है। इनका तरीका यही है कि बैट्समैन के जमने से पहले उसमें इतने बाउंसर फेंको कि वो टिक ना पाए।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम भी सीजन्ड बैट्समैन है, ऐसी बात नहीं है। वही तो इनको पता नहीं है ना अभी। अब ये भी दो प्रश्नों के उत्तर मैं दे देता हूँ। एक प्रश्न है कल का, जिसमें मुझे पता नहीं कितनों के आंसर आए, क्योंकि बड़ा सुंदर दर्शकों का ग्रुप है, श्रोताओं का ग्रुप है। उसमें किसी ने फ्लूट लिखा था। मैंने कहा ना, पहला वाद्य यंत्र जो मनुष्य ने यूज किया, मानव ने यूज किया, यही था ना, कुछ ऐसा ही था। हाँ यही था। आपने पहला वाद्य मनुष्य ने सबसे पहला जो क्या कहते हैं, पहला वाद्य यंत्र था। आपके हिसाब से बकुला जी क्या है? मेरे ख्याल है बांसुरी या तबला, दो चीज हो सकती हैं सर। वाह, तबला। कल्पना करिए कि आदमी नंगा है, पहाड़ों पे रह रहा है, आदिम अवस्था में है, वो तबले की सोच सकता है क्या? ऐसे क्या? क्या बात, क्या बात। ये तबला तो नहीं कहा आप तो दे सकता है सर, आप तो दे सकता है सर, और मुंह से बांसुरी की जगह सीटी बजा सकता है सर। आप तो लाइन पे आ गए फिर। तो ये पहला वाद्य यंत्र। आपको याद है एक फिल्म आई थी जिसमें जयदेव जी ने म्यूजिक दिया था, और ये दिल और उनकी निगाहों के साए। आप ये देखिए कि आदमी मस्त मौसम को एंजॉय कर रहा है, और वो खड़ा हुआ चट्टान के सहारे, आदमी नग्नावस्था में है, और वो क्या करेगा, अपने पाँव को हिलाएगा ना, ताली देगा ना। तो सबसे पहला वाद्य यंत्र क्या हुआ मानव का? ह्यूमन बॉडी। कोई फ्लूट कह रहा है, कोई तबला कह रहा है, कोई ढोल कह रहा है, कोई तुरही कह रहा है, कोई बांसुरी कह रहा है। तो पहला वाद्य यंत्र जो मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाया गया वो था ह्यूमन, मानव शरीर। लीजिए, आपने संगीत की फरमाइश की और आगे। चलिए, हम एक प्रश्न के बाद फिर आगे दो प्रश्न और लेंगे, पहले उनसे सुन लेते हैं कुछ। वाह, बहुत सुंदर गा रहे हैं, बहुत तारीफ आ रही है सर इनकी। उपाध्याय जी, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, आप जो भी गीत गाएंगे सर उसको थोड़ा थोड़ा गाइएगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हमारे पास होता नहीं है, नहीं तो हम आपके गाने ही सुनते रहेंगे। ठीक हो गया, ठीक। दो लाइन सुना रहा हूँ। जी हाँ, दूसरा सर, खिड़ना ही से हाथों से ये छूटे ना कहीं, इतना नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे ना कहीं, खिड़ना ही से हाथों से ये छूटे ना कहीं, इतना नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे ना कहीं, वाहे जाऊंगा यही गीत में तेरे लिए, किसके लिए, तेरी आँखों के लिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए, किसके लिए। एक मन्नाडे साहब। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। उपाध्याय जी सर, अगर इसी गाने, मतलब किसी एक गाने को 4 या 5 गाने गायक हैं अलग अलग,
एक ही गाने की लाइन को कैसे गा सकते हैं फिर? उनके सारे का गाने का तरीका अलग है। हाँ बिल्कुल अलग आवाज में बात है, थोड़ा थोड़ा अंतर सब में है। और थोड़ा सा जैसे मुकेश जी का है कि उनका जो तीव्र मौ लगता है सर, वो बहुत सुंदर लगता है, वो अंदर तक टच करता है। इसलिए मुकेश जी के गाने बिल्कुल एकदम दिल के करीब माने जाते हैं। वॉइस ऑफ गॉड। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहो खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना, ये इरादा खुदा है, खुदा ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, बहुत बढ़िया। हर अलग अलग सिंगर की अलग अलग विशेषता है सर आवाजों में। थोड़ा सा हम तो कहाँ छुपाते हैं हम तो। अच्छा थोड़ा सा उपाध्याय जी सर, मेरा नेटवर्क थोड़ा दिक्कत कर रहा है सर, मैं बीच बीच में आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपसे एक सवाल मुझे पूछना था सर, आपने कितने विषयों में एमए किया है पोस्ट ग्रेजुएट? 7 कितने? 7वां चल रहा है। जी सर, नाम बता दीजिए जरा उन विषयों के एक बार सबको। पहला इतिहास से किया था, फिर समाजशास्त्र से, फिर हिंदी से, फिर शिक्षा शास्त्र से, फिर राजनीति विज्ञान से, फिर संस्कृत से, अब मनोविज्ञान। और सर जब सारा एमए हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? तो जब तक ऊपर वाले की कृपा है तो पढ़ते रहेंगे सर। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। तो आपकी तो इम्तिहान में कक्ष निरीक्षक ड्यूटी लगती नहीं होगी, सब विषय आपने पढ़ लिए हैं। पढ़ने का मन करता है अभी भी। बोर्ड परीक्षा में मुझे सर ऐसा लगेगी लगती है गोपनीय रूप से मुझे पता। हेलो हेलो गोपनीय रूप की हेलो हाँ मुझे पता लगा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने प्रस्ताव पास किया है कि अब आपको एमए करने से जो है बैन कर दिया जाए। नहीं सर ऐसा तो नहीं है, अभी तो बहुत बड़े बड़े हैं हम। सारी डिग्री आप ले लेंगे तो सारी डिग्री आप ले लेंगे, हम जैसे गरीबों को क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्ञान तो अथाह है सर, हम तो एक बूंद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी तो दोबारा ग्रेजुएशन किया मैंने, फिर एक बार 8 विषयों से ग्रेजुएट हो चुका हूँ मैं। अभी चल ही रहा है, थोड़ा सा सीखने का मन करता है सर बार बार कोई भी चीज। और आजकल तो ये एक बार पढ़ के याद हो जाता है। एक बार ये कहाँ पर है? कहाँ पर? नैनीताल में आई है? भीमताल सर। भीमताल यार, एक भीमताल की जो लेक है उसके बीच में एक स्टैचू आपका भी लगा देना चाहिए यार। अरे सर इतने बड़े नहीं सर। अरे नहीं, वो जहाँ गोविंद बल्लभ पंत जी का स्टैचू लगा हुआ है ना एक किनारे में, वहाँ पे एक आपका भी लगा देंगे यार, बहुत अच्छी बात है। डाइट के नीचे, डाइट भीमताल के नीचे। आपका बड़ा खूब नहीं खूब पढ़िए यार, खूब पढ़िए, जितना पढ़ सकते हो पढ़ते रहो बस, और क्या और है क्या जिंदगी में। जी सर, बच्चों के लिए फायदेमंद है सर हमेशा। कुछ लाइट की व्यवस्था कर लीजिए, टॉर्च वगैरह कुछ आपके पास अगर हो तो, क्योंकि चला है सर, टॉर्च चला जी चल रहा है। तो उपाध्याय जी मुझे जी हाँ तो सर मैं ये कह रहा था कि एक तो जो है आपको अब एमए करने से रोका जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, तो अब आप कुछ और रास्ता ढूंढिए। और दूसरा मैं ये कह रहा था सर, आप तो ज्योतिष भी है सर, जरा दर्शकों को बताइए कोरोना कब खत्म होगा? अभी सर प्रैक्टिकल ज्योतिष नहीं चल रहा है, अभी सैद्धांतिक चल रहा है, अभी अध्ययन चल रहा है। जब फार्मा आएगा तो फिर तो खुल के पता चल जाएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो कर रहे हैं सर। अभी प्रकट करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अल्प ज्ञान घातक होता है सर। जब अच्छा ज्ञान हो जाए तो गगरी छलकत जाए। जी हाँ ठीक, बहुत अच्छी बात। वाह
सर आपने ये जो आपने ये कला है आपने उल्टा गाने की, ये आप कोई भी गाना उल्टा गा देते हैं तत्काल? हाँ बिल्कुल, मुझे याद होना चाहिए वो गाना, मतलब विशेषकर पुराने गाने जो हैं सब हो ही जाते हैं। अब नए जो आजकल के गाने में सुनता ही नहीं है, पहली बात तो जी। कोई नया गाने में मैं खुद ही नहीं सुनता हूँ, तो पुराने गाने ज्यादातर याद हैं और मुझे याद होना चाहिए। तो हमारे दर्शक किसी पुराने गाने को सीधा तो ओ फिर के वाली तो कल फिर आना उल्टा सुना सकते हैं। ओ किरपिलेवा तुला करफिना, ओ किरपिलेवा तुला करफिना, हे मोना नालाबो कुनी पनका दुसे गिरते नाने हेड़े भाई मंचे, किरपिलेवा तुला करफिना, यमुना नालाओ तूने पनका से कितने नाने हेड़े भाई नाम से। इसको जरा सीधा भी सुना दीजिए दर्शकों को, ताकि दर्शक ओ फिर के वाली तू कल फिर आना, मुझे न भुलाना तू अपनी दुकान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब भी आप कोई पुराना गाना सुनाए तो उसको सीधा भी सुना दीजिएगा, क्योंकि हर एक आदमी यहाँ पे फंटी की तरह बुजुर्ग नहीं है, मेरे और जोशी जी की तरह जवान लोग भी हैं यहाँ पे। क्या जवानों को सलाम। भैया आप कह दो, वो तो चेहरे से लगता है सर, कौन जवान कौन बुढ़ा। सैल्यूट। हाँ और आदेश कीजिए सर। ये आप ये बताएंगे कि आप क्लास, आप तो हिंदी के अध्यापक हैं, हिंदी के अध्यापक हैं, तो जो आपकी जो संगीत कला है इसका तो आप जब खासतौर से जब आप काव्य पढ़ाते होंगे तो बच्चों को तो बहुत आनंद आता होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। मैं प्ले भी करवाता हूँ, जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है तो मैं प्ले के द्वारा करवाता हूँ, और सूरदास जी के पद हैं गा करके सब अभिनय के साथ होता है, और हमेशा भगवान की कृपा से 100% रिजल्ट रहा है सर मेरा आज तक, करीब 15 साल हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भी हमेशा बच्चे 90 तक जाते हैं, अच्छे बच्चे। बहुत अच्छे हैं, बहुत। प्रदीप आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं सिर्फ ये जानने में, मेरी जानने में ये रुचि थी कि ठीक है रामायण महाभारत तो हमने खूब किया, मैं पिछले महीने एक लेख पढ़ रहा था, उसमें था कि जो नरेश मेहता थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला, उन्होंने ये कहा कि विंध्य जो था ना, विंध्य आप जानते हैं अगस्त, ऋषि अगस्त की स्टोरी। ऋषि अगस्त ने उनको कहा विनम्र रहो, बड़े घमंड में थे, लावा ज्वाला फूट गया था, और फिर वो इसलिए विंध्य रीजन जो था वो इसलिए इतना शांत है, इतना फर्टाइल है, वो अगस्त ऋषि की वेट कर रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें, कोई नायाब चीजें भी आप पढ़ते हैं हिंदी में जो आप बच्चों को बता सके? क्योंकि रामायण महाभारत का ज्ञान तो हम सब कराते हैं, घर में कराते हैं, इसमें कराते हैं, लेकिन जो नए नए लेखक हैं इतना सुंदर लिख रहे हैं, या हमारे जो ज्ञानपीठ अवार्ड विनर हैं, या जिनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है, जिन्होंने हिंदी साहित्य के लिए बहुत काम किया है, वो मतलब या कभी मनोविज्ञान के पीरियड लें तो मनोविज्ञान में नई नई थ्योरीज क्या आ रही है, आपका अपना अध्ययन कितना होता है? ये या इसी में लगे रहते हैं कि नए ये उल्टा गीत कैसे गाया जाएगा या सुल्टा गीत कैसे गाया जाएगा? ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है सर। दरअसल मैं जब अभी मैं जैसे हाई स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तो आजकल मैं देखता हूँ कि करीब 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों का मैं सबसे पहला जो मेरा स्टेप होता है वो होता है कि मैं एक 100 रुपीज का नोट रखता हूँ पहले अपने हाथ में, और बच्चों से कहता हूँ कि बेटा आप लोग हिंदी पढ़े। पहले दिन की बात होती है सर, मैं उनसे पूछता हूँ कि जो बच्चा मुझे क्लियर बता देगा, साफ उच्चारण के साथ, जैसा होता है वैसा बता देगा, उसका 100 रुपया है। और यकीन माने सर आज तक 15 साल हो गए, मुझे एक बच्चा नहीं मिला जिसको अवा कहो सही आते हैं। हाई स्कूल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं व्याकरण से शुरू करता हूँ, से शुरू करता हूँ। हाँ, ये आप नई शिक्षा नीति के दिनों में बड़ी अजीब बात कर रहे हैं कि
हाई स्कूल के बच्चे को, वो भी उत्तराखंड में, और आ ई ई उ 93% क ख ग घ ङ छ छ ज झ ये नहीं आता। बड़े को नहीं अरे आते उसका सर, बच्चों को कहाँ आते हैं, बड़े बड़े नहीं उन्होंने तो सर ई ऊ नहीं पढ़ा है ना, उन्हें छोटा ऊ बड़ा ऊ पढ़ा है, तो उसी के हिसाब से आजकल बड़े बड़े लोग भी एमए हिंदी से पढ़ लेते हैं, लेकिन उनका बेस कमजोर होता है। मैं बच्चों के बेस पे विशेष ध्यान देता हूँ, और वही बहुत मुझे सही। मेरे बच्चे को देते हैं तो 93% तक लाते हैं। तो वाह मैं इसीलिए प्रयोग करता हूँ। दूसरा, मैंने एक अपने स्कूल में एक सैंड मॉडल बना रखा है, आदमी का चेहरे का चित्र बना रखा है, जी जिसमें जो है कि जैसे हम क ख ग घ ङ हमारे कहाँ से आवाज आ रही है, च छ ज झ यहाँ के साथ क्या आता है, ट ठ ड ढ के साथ कौन सा श आता है, तो जी थ थ द द दांत से निकलती तो उसके साथ दंत स आएगा, वो क्लियर बच्चों को बता देता हूँ, ये आवाज यहाँ से आ रही है, उस चित्र के द्वारा वो मैं जी पूरा समझाता हूँ, वो तो पूरा बच्चे की साइकिल है, पूरा क्लियर हो जाता सर्कल बनता है। हिंदी है। बिल्कुल सर, भाषा में पूरा है वो, बहुत बढ़िया है। हिंदी भाषा में उच्चारण इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हिंदी ऐसी उन गिनी चुनी भाषाओं में से जो ध्वन्यात्मक है, फोनेटिक, मतलब जैसा हम बिल्कुल उच्चारण सर, करते बिल्कुल हैं बिल्कुल वैसा ही लिखते हैं, जैसा लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं। बिल्कुल इसलिए हिंदी भाषा में बिल्कुल सर, उच्चारण बहुत एक बहुत अनिवार्य ज्यादा रूप से महत्वपूर्ण होना होता है। चाहिए, और शुद्ध पूरे लिखना, विश्व शुद्ध की बोलना। पूरे विश्व की सबसे साइंटिफिक भाषा संस्कृत से निकले हुए स्वर, जिसमें पूरा स्वर निकलता है, पूरा सर्कल है। आप देखें क ख ग घ से लेके तो नहीं, 2-3 लैंग्वेज और हैं बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसी फोनेटिक लैंग्वेज हैं जो जैसे फिनिश लैंग्वेज, फिनिश लैंग्वेज इज आल्सो फोनेटिक लैंग्वेज सर। नहीं, इट गोज अप एंड डाउन देयर, बट हमारे में सर्कल है पूरा। यस सर। अपवाद हमारे यहाँ भी है 2-3 सर, जैसे मंत्र पढ़ते हैं, मैं कभी आऊंगा मैं उस विषय में, वो अलग विषय है, जहाँ पे य को जौ पढ़ा जाता है, सौ को सौ पढ़ा जाता है, हाँ और एक शब्द है जो होता नहीं है लेकिन उसको गोंग पढ़ा जाता है। ये अपवाद हर जगह है, 3-4 हाँ अपवाद है सर। वैसे ठीक है, एक्सेप्शंस तो होते हैं, लेकिन अच्छा बहुत अच्छी बात उपाध्याय प्रदीप, बहुत अच्छा लगा, उपाध्याय बहुत अच्छा लगा। उपाध्याय जी, मैं आपकी एक और सर प्रतिभा से सर लोगों को रूबरू सर कराना चाहता हूँ, जो शायद लोग नहीं जानते हैं कि आप में यस एक सर, और कला है कि आप दोनों हाथों से उल्टा सीधा एक साथ लिख लेते हैं। तो वो अगर आप प्रदर्शित करके बिल्कुल दिखा सके तो मजा आ जाएगा सर। उपाध्याय तो जी की किरण खास जी, बात अभी थोड़ा लोगों लाइट को करके बताना, दिखाता हूँ। तो ये तो उपाध्याय जी एक साथ दो लिख लेते एग्जाम हैं एक साथ उल्टा दे सकते हैं जी। हाँ सर, आप देखेगा अभी, मैं उपाध्याय कोशिश करता हूँ। ये बहुत ही अद्भुत बात है जो नहीं देखी जाती है सामान्यतः। इसका उपाध्याय जी को फायदा मिलता होगा कि 2 कॉपी एक साथ लिख देते होंगे एग्जाम में। इसीलिए तो 8 विषयों में एमए कर लिया इन्होंने। दोनों हाथ से एक लिखेंगे तो पेज खोल के ना, एक इधर लिखते होंगे, एक हाथ से, दोनों पेज एक साथ भरते होंगे। हाँ, ये 3 इडियट्स फिल्म में आपने देखा होगा, 3 इडियट्स में तो उसी तरह से लिख लेते हैं। बहुत बढ़िया। 3 इडियट्स में क्या था? वो दोनों हाथ से बोमन लिखते ईरानी थे। लिखते हैं ना सर, कौन? उल्टा सीधा एक साथ लिखते हैं बोमन ईरानी 3 इडियट्स में। अच्छा, प्रोफेसर साहब। जी जी। तो ये तो प्रोफेसर वायरस, तो ये हमारे अच्छा, आधुनिक युग के वायरस हैं। देखिए देखिए वो देखिए, संपूर्ण शिक्षा, शिक्षा दोनों हाथ, अच्छा बाएं हाथ से लिख रहे हैं ये। संपूर्ण शिक्षक समाज को प्रणाम। देखो मैंने कहा आपको प्रणाम, तो नहीं धीरे। अच्छा, वाह, सर ब्लैक बोर्ड थोड़ा परेशान कर रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ लिया, समझ लिया। हमारे शो में आपका स्वागत। ये लिख रहे हैं सर आपको एक चीज बताऊं सर, मैं हाँ, मैं भी सर दोनों हाथ से चाय पी सकता हूँ सर, बाएं हाथ से भी और दाएं हाथ से भी। क्या बात है, क्या बात है। देखिए सर एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ, और हमारे भट्ट जी दोनों हाथ से मूछों पे सर ताव दे मैं लेते हैं सर, दिखाना दाएं बाएं दोनों से। हाँ, इस प्रोग्राम के अंत में मैं बहुगुणा जी से एक सवाल करूंगा 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड में उत्तर देना पड़ेगा उसको। जी सर, मैं कैमरा ऑफ कर लूंगा या माइक ऑफ कर लूंगा। अरे वाह, ये देखिए
सही है, उल्टा लिख रहे हैं अभी, देखिए। अच्छा, वाह क्या बात। जब तक लिख रहा है सर, मैं बता दूं आपको, जो वायुसेना के जो पहले हमारे जो कंट्रोल सेंटर होते थे, तो वहां पहले पूरा डिस्प्ले सिस्टम होता था सर, तो वो सिंथेटिक पारदर्शी हुआ करता था। तो आजकल तो कंप्यूटराइज हो गया, उन दिनों हाथ से ही करना होता, तो हम लोग बोर्ड के पीछे खड़ा होते थे और रिवर्स लिखते थे, ताकि सामने बैठे जो ऑफिसर्स और जो कंट्रोलर है वो सीधा देख सकें। तो हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हम बोर्ड के पीछे खड़े होते थे, काले कपड़े पहन के, लाइट डार्क रूम रहता था, तो खाली आगे बोर्ड पे लाइट पड़ती थी, हम लोग नहीं दिखाई देंगे, तो हम पीछे उल्टे। जैसे एम्बुलेंस में लिखा जाता है, वो उल्टा लिखते हैं ताकि आगे आने वाले शीशे को कार में पड़ सके कि एम्बुलेंस आ रही है। कोई भी एयरमैन जो पहले एडीएसओ रहा हो, एयरफोर्स में रिटायर हो गया हो अभी, वो अंग्रेजी हिंदी नहीं लिख पाते थे हम, लेकिन अंग्रेजी के जो शब्द और अक्षर थे वो हम उल्टे लिखा करते थे। खुद ही आपने उत्तर दे दिया। देखिए, उस दिन हम बहस कर रहे थे हिंदी की और अंग्रेजी की, आपने खुद ही कहा कि हम हिंदी नहीं लिख पाते थे, अंग्रेजी लिख लेते थे। जी जी, यही तो विडंबना है। शीशे में दिखा, शीशा है, शीशे में दिखा, शीशा है, कोई बात नहीं, हमने देख लिया। अच्छा, बहुत बढ़िया, वाह। शीशे में बहुत सुंदर है, शीशे में दिख रहा है, दिख रहा है बेटा, देखो ये सेवा में, हाँ निवेदन मेरे घर में। बहुत बढ़िया, सभी ने निवेदन है कि मेरे घर में जरूरी कार्य है, जहाँ आपने आवेदन पत्र लिख दिया है। क्या मुझे एक दिन का अवकाश करेंगे। बहुत बढ़िया उपाध्याय जी। यार प्रदीप, ये बताइए कि क्या आपका नाम चेंज किया जा सकता है? सर मेरा नाम बहुत सुंदर है। नहीं, सुनिए तो सही, जो क्वालिटीज आपके अंदर हैं, सुनिए तो सही, आप तो सुन लो। जो क्वालिटीज आपके अंदर हैं और जो कला का प्रदर्शन कर रहे हो, उसके लिए हमारे भारतीय संस्कृति के एक वर्ड है, एक शब्द है, सब्यसाची। सब्यसाची, बिल्कुल सर। ये क्या दिखा रहे हैं हमको, बताइए। सब्यसाची का मतलब होता है अर्जुन जो थे ना, अर्जुन, वो दोनों हाथों से काम करने की दक्षता रखते थे, तो इसलिए उनको सब्यसाची कहा गया। बंगाली कम्युनिटी में ये शब्द, ये नाम बहुत फेमस है, सब्यसाची। सब्यसाची जो दोनों हाथ से निशाना लगा सके, तीर धनुष में दक्षता, जो दोनों हाथ से कर सके, लिख सके, ये कर सके। ये नहीं कि चाय पी लें, मुँह में ताव दे दें, बट सारे काम। तो वो आपका नाम हम सब्यसाची उपाध्याय क्यों ना रख दें यार? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सुझाव है आपका। कल एक अखबार में नोटिस दे दिए, चेंज ऑफ नेम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। उपनाम रख सकते हैं सर, उपनाम रख सकते हैं, प्रदीप उपाध्याय सब्यसाची। हाँ, बस ताकि लोगों को पता भी चलेगा सब्यसाची का अर्थ क्या होता है ना। हाँ, बहुत अच्छी बात। अरे वाह, भटजी कुछ कह रहे हैं, भटजी आ गए।
अजय जी बधाई हो आपको, नया नाम आज आपको मिला है, बहुत बहुत बधाई सर, नामकरण हुआ आज आपका। धन्यवाद। और सर मैं क्योंकि अब नेटवर्क थोड़ा दिक्कत कर रहा था, अभी ठीक मुझे लग रहा है कि आप में एक और प्रतिभा है कि आप मल्टीलिंगुअल भी हैं, बहुत सारी भाषाएं भी आप अच्छे जानते हैं, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कुमाऊनी खास तौर पर हैं। तो आप कुमाऊनी के कवि भी हैं सर, जितना मैंने सुना है। तो थोड़ा कुछ बहुत सारे हमारे दर्शक और श्रोता जो है बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कुमाऊनी में कोई कुछ आए और सुनाए। तो सर कुछ कुमाऊनी में जो आपने लिखा हो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उनके आत्मा की शांति के लिए सुना दीजिए। बिल्कुल सर। रजनीकांत शुक्ल जी ने अवकाश इनका स्वीकृत कर दिया सर। सर पिछले नवंबर में दूरदर्शन देहरादून का ही कार्यक्रम हुआ था, उसमें मुझे आमंत्रित किया गया था। इसमें एक बहुत अच्छी वो कविता गई, बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। उसकी 2 लाइनें आपको सुना रहा हूँ। हमारे पहाड़ की मातृशक्ति को अभिनंदित है, उनको समर्पित है। हमारे कुमाऊं गढ़वाल में ईजा या माँ दुनिया का सबसे बड़ा शब्द है सर। तो माँ पर 2 पंक्तियां में एक कविता है। अन्य छे महान छे तुम्हारे मुल्क की शान छे, हरी भरी पहाड़ में तुझ्याप तुमको वरदान छे। धन्य छे महान छे तुम्हारे मुल्क की शान छे, हरी भरी पहाड़ में तुझ्याप तुमको वरदान छे। तू त्याग धर्म कर्म की पछाण छे, जा गाँव की जा पहाड़ की जा, मेरे गाँव की जा पहाड़ की जा। आधी रात उठबे गोठ पान सब तुले करन छु, नैन तीनों के नवोण धेण बुढ़ बाड़ी मतोण छु। गोर बाछू के घा पानी कुकुर बिराव मुचोण छु, लकड़ पतड़ सूल सुतर तीले चाय लोण छु। चढ़ पथले त्वे चाय रूनी, चढ़ पथले त्वे चाय रूनी, तू के न के दी जा गाँव की जा पहाड़ की जा, मेरे गाँव की जा। बहुत सुंदर। वाह उपाध्याय जी, बहुत आपने अच्छे से इसको गाया। हमारे शो में पहले दिन पहले एपिसोड में हेमंत बिष्ट जी आए थे, तो उनकी कविता है मेरे गांव की ईजा, काफी हद तक उसकी याद आ रही है आपकी कविता को सुन करके। हेमंदा की जो कविता है मेरे गांव की ईजा, बहुत शानदार आपने उसको अपने तरीके से गाया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सुन पा रहे हैं उपाध्याय जी? फ्रीज है, वो फ्रीज हो गए, फ्री हो गए। नेटवर्क से नेटवर्क दिक्कत कर रहा है मुझे लग रहा है। इसी तरह की कविता सर वो हेमंत सर ने सुनाई थी, आपको ध्यान होगा, बहुत शानदार कविता थी वो। जी जी हाँ याद आ जी जी। जब तक उपाध्याय जी आते हैं तब तक जोशी सर सवालों का जवाब देते हैं और नए सवाल पूछ लें। दो सवाल और तो हम सर वो सवाल सर जो थे, सवाल उनके जवाब ले लेते हैं सर। परसों से पहला सवाल ये था सर कि हमारे देश में डायन प्रथा पर बनने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? हाँ देखिए, अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि हमारे देश में ये प्रथा है, लेकिन इतनी, आप यदि नेशनल क्राइम ब्यूरो को रिकॉर्ड को देखें तो उन्होंने जो सर्वे किया, उन्होंने ये देखा कि सन 2000 से 2012 तक हमारे देश में कम से कम 2300 महिलाओं की हत्या की गई। 2300 महिलाओं की हत्या की गई उनको डायन बता के, और इसमें से करीब 2300 में से 400 हत्याएं जो थी वो केवल झारखंड में हुई। राइट, तो ये एक भारी समस्या है। ठीक है, हमको हल्द्वानी में, काठगोदाम में, भीमताल में, ऋषिकेश में, पौड़ी में या दिल्ली में, मुंबई में ये प्रथा हमको देखने को नहीं मिलती, लेकिन आप डीप डाउन यदि आप भारत को विजिट करें तो वहाँ ये प्रथा कास्ट कर दिया जाता है। और सबसे ज्यादा कहर जो है इसका
वो महिलाओं पे गिरता है। ट्राइबल बेल्ट पे ज्यादा नहीं, ट्राइबल हो चाहे कोई, महिलाओं पे इसका असर होता है। तो फिल्मों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक छोटी फिल्म बनी, लघु फिल्म तो नहीं कहेंगे लेकिन उतनी लंबी भी फिल्म नहीं थी, और फिल्म का नाम था काला सच, द ब्लैक ट्रूथ, राइट। और ये जब ये फिल्म बनी तो इसको सेंसर बोर्ड ने बिल्कुल वो नहीं दी इसमें, बल्कि उत्तराखंड की एक हिमानी शिवपुरी है जो NSD की स्टूडेंट रही है, उन्होंने भी किया था। नायिका का रोल उसमें भोजपुरी फिल्मों की एक एक्ट्रेस है, उन्होंने किया था। और ये फिल्म 1 साल तक, आप विश्वास करेगा बहुगुणा जी, क्योंकि आप स्क्रीन पे अभी मैं इससे कह रहा हूँ कि 1 साल तक ये डब्बे में बंद रही। और जो इसके कंपनी के निर्माता थे जेडी पिक्चर्स वाले, वो काफी लड़े इस फिल्म के लिए, और तब जाके ये फिल्म हुई। और यदि आप देख पाए, मैं तो कहता हूँ इसको हर आदमी को देखना चाहिए और एक जागरूकता लानी चाहिए। द फिल्म का नाम था द ब्लैक ट्रूथ, काला सच, द ब्लैक ट्रूथ। आज सर्च करता हूँ, देखता हूँ। क्योंकि फिल्में ऐसा नहीं है कि वो कोई संदेश नहीं देती या खराब होती है। मुझे तो A ग्रेड की फिल्म में कोई ऐसी फिल्म नहीं लगी जिसने खराब संदेश दिया हो अभी। चलिए, कुछ उपाध्याय जी फिर से कुछ कहने के लिए तैयार है। प्रश्न सर ये रहा प्रश्नों का। हाँ, इसके उत्तर हमको मिलने लग गए थे, और कुछ आपने कहा था कि 4 तो मैं भी दे सकता हूँ। और ये बड़ा एक ऐसा प्रश्न था जिसमें बड़ा मैं 10-15 मिनट का डिस्कशन करने का टाइम थी, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, वो जो खजाना है वो सोने का है। सोने का शायद राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ने या किसी ने उत्तर दिया था। हम सब जानते हैं कि अभी कंट्रोवर्सी हुई थी सर, थोड़ा सा आजकल एक यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। और उपाध्याय जी एक मिनट उपाध्याय जी जरा 1 मिनट रुकेगा। नहीं, सुन लेते हैं। अच्छा, चलिए सर, आप जवाब पूरा कर लीजिए। वो पद्मनाभ टेम्पल था तिरुवनंतपुरम में, जिसका खजाना गजब का है। आप यदि कल के न्यूज़पेपर को देखें तो एक स्कीम फिर से आने लग गई है, एक प्रपोजल मूव आउट हुआ है, जिसमें से जो मंदिरों का खजाना है उसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं। क्योंकि भारत में इतना सोना आयात किया जाता है, खपत जितनी है उसका 10 या 12% कहते हैं कि भारत के लोगों को बड़ा 4 में सोने से, पता नहीं कि अर्थी में जाएगा हमारे साथ या क्या होगा, या इसको एक लिक्विडिटी के तौर पे लेते हैं। तो एक टेम्पल है आपका तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ टेम्पल, एक जिसमें हिंदी में काफी चलता है और जो हम जानते हैं वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल कहलाता है, वो तिरुपति का श्री बालाजी का टेम्पल है। दूसरा टेम्पल जो हुआ, तीसरा टेम्पल यदि आप जाएं तो जगन्नाथपुरी के टेम्पल में, जगन्नाथपुरी में उड़ीसा में, उनके पास भी बहुत बड़ा खजाना है। और ये कहा यह जाता है, विश्वास ये किया जाता है कि हमारी यदि मुश्किल से जो 6 मंदिर हैं इनका ही सोना लेके हम लिक्विडिटी पे ले आए, इसको ले आए मार्केट में, तो एप्पल का जो फोन 90,000 का बिकता है वो इंडिया में 10,000 का हो जाएगा। हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी डॉलर के मुकाबले। लेकिन अपनी एक साख होती है, आपको याद होगा बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, देश का खजाना जो था वो रिजर्व जो था वो कम हो गया था। लेकिन ये एक बहुत एक संवेदनशील विषय है कि क्या हमको जो सोना हमारे घरों में है या मंदिरों में है उसको हमने लिक्विडिटी के तौर पे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एक मंदिर त्रिचूर जिले के त्रिचूर में एक त्रिचूर जो जाना था गुरुवायूर के लिए, वहां पे एक मंदिर है जो एक बिल बद्रीनाथ का मंदिर कहते हैं। वो एक शिला पे आधारित मंदिर है। उसके तहखाने को जिन लोगों ने देखा है उन लोगों का मानना यह है कि 1-2 लाख करोड़ का सोना उनके अंदर है, और वो सोने का किसी को बहुत हश करके बात होती है। ऐसा विश्वास भी किया जाता है कि रामचंद्र जी का जो सोने का धनुष है वो भी उस तहखाने में है। तो हमारे कुछ मुख्य मंदिर, यदि आप श्रीनाथ जी का मंदिर देख लें और पश्चिम में आए और सिद्धि विनायक का मंदिर देख लें, तो गजब के मंदिर हैं ये 7-8 मंदिर जो मुख्य मंदिर हैं, जिसपे हमारे देश का सोना जो है वो यदि रिजर्व जो तहखानों में रखा हुआ है वो एक बहुत बड़ी भूमिका हमारी अर्थव्यवस्था में निभा सकता है।
वह मशीन जिसका 16, इसका भी उत्तर मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं, मैं कल प्रोग्राम आपका देख नहीं पाया था, वो आया कि नहीं आया, कुछ उत्तर आए नहीं आया, नहीं आया। ये सर, ये सबसे साधारण मशीन या जो वाहन है जिसको हम यूज करते हैं वो बाइसिकल है। बाइसिकल की हिस्ट्री जो है 1645 में शुरू होती है और उसका जो पेटेंट था वो 1818 में मिला, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे को लगता है कभी ऐसे विषयों पे हम कुछ बात करें कि कैसे रोल अदा करती हैं चीज़ें, और इसको हॉबी हॉर्स या शौकिया घोड़े का भी नाम दिया गया। लेकिन अभी इसका जो 1962 में जो हुआ था, वो फ्रेम जो था वो ट्रायंगल से क्रॉस कर दिया गया, ये इसका 1962 में वो हुआ। आज के सर 2 सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर है। हाँ, ये मिल जाना चाहिए। मेरे को लगता है राजेंद्र साहब उपाध्याय जी बड़े उत्तर दे देते हैं फटाक से। वो क्रांतिकारी कौन है जिनके शहर के खानदानी कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया गया और उनका आखिरी शेर था कुछ आरजू नहीं है, ये आरजू था ये रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में, कि मिट्टी मिल जाए मुझे तो बस मेरा कल्याण हो जाए। और इनका एक फांसी घर में इनका एक स्टैचू भी लगाया गया है। ये कौन से किस क्रांतिकारी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संस्कृति के उन पक्षों को भी छूते हैं जो हम नॉर्मली नहीं समझते कि संस्कृति का इससे क्या लेना देना है, राइट। तो ये एक रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर जो है वो है। और दूसरा प्रश्न था कि परोक्त और उद्धृत किसके प्रकार बताए गए, ये किससे रिलेटेड है परोक्त और उद्धृत, ये दूसरा प्रश्न है आज का। देखते हैं मिलते हैं नहीं मिलते। रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल जी एक हिंदू थे, उन्हें दफनाया नहीं गया था। जी ये सवाल है। राम प्रसाद बिस्मिल उत्तर दे रहे हैं सर रजनीकांत शुक्ला जी। नहीं वो मैंने कह दिया, बिस्मिल साहब नहीं है, बिस्मिल साहब तो दफनाया हिंदू थे। उसके बाद रजनीकांत शुक्ला जी ने उत्तर दे दिया है अशफाकुल्लाह, और बिल्कुल ठीक रजनीकांत बहुत पढ़ते हैं, बहुत लिखते हैं बच्चों के लिए और इसके लिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रजनीकांत शुक्ला जी। फैजाबाद में इनकी और बड़ा इंटरेस्टिंग, वो कल मैं थोड़ा सा इस पर विस्तार करूंगा कि कैसे कैसे हुआ और क्या हुआ। गणेश शंकर विद्यार्थी जी रोए थे, हमने सबने इस नाम सुना गणेश शंकर विद्यार्थी जी का, और बड़ी दयनीय अवस्था में, बहुत ही दयनीय अवस्था में इनका मकबरा है। और हर बार बात होती है शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन के मरने वालों का ही निशान होगा। लेकिन रजनीकांत जी को बहुत बहुत बधाई। जी उपाध्याय जी का संपर्क सर फिर कट गया है हमसे, वो शायद नेटवर्क की कोई दिक्कत हो रही होगी वहाँ पर। तो कल हमारा सर 50 दिन पूरे हो जाएंगे कल द टीचर शो के, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको और श्री मुकेश जोगना जी को बहुत बहुत बधाई। आपके श्रोता हमसे लगातार जुड़े हुए, उनको भी बहुत बहुत बधाई। आप सबके प्रेम के कारण ये संभव हो पाया सर, आप लोगों के सहयोग के कारण ये संभव हो पाया। और ये टीम वर्क है, इसमें सबको इसकी बधाई दी जानी चाहिए, चाहे हमारे दर्शक, हाँ दर्शक श्रोता जितने भी हैं, परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से जो भी मदद कर रहे हैं, वो सब बधाई के पात्र। दर्शकों का इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन ही है कि ये 50 दिन चल गया। बिल्कुल नहीं जुड़ रहे हैं। रजनीकांत शुक्ल जी को मैं सोच नहीं सकता कि दिल्ली में है, और मुकेश जोगना जी इन्होंने बहुत अच्छा लिखा। हर साल ये एक अपनी किताब निकालते हैं, जो बच्चों को अवार्ड मिलते हैं ना, बाल वीर पुरस्कार, जिनको हम गणतंत्र दिवस की परेड में निकालते हैं, इन सबका बहुत पेंसटेकिंगली इंटरव्यू करते हैं, उनकी लाइफ में जाते हैं, उनकी स्टोरी बनाते हैं। तो इनका बहुत उन्होंने कवर किया है, बहुत लिखते हैं। वैसे भी बड़े साहित्यिक प्रवृत्ति के हैं। मुझे पता नहीं किससे उससे ये आ गए, नहीं तो 50 दिन में इनका आना, इनको तो पहले दिन से जुड़ना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। रजनीकांत शुक्ल बहुत मैं नहीं जानता कि इनका कोई रिलेशन परशुराम शुक्ल जी से है या नहीं है, कि परशुराम शुक्ल जी ने पूरे देश के पेड़ों
के और पशु पक्षियों के राज्य पक्षियों के बारे में बहुत लिखा है। वो शायद इनके फादर हैं, उसमें अंदाजा लगाना, लेकिन रजनीकांत का हमसे संपर्क हुआ था CCRT में, बड़े संवेदनशील आदमी। मैं कल के शो के बारे में सर, हाँ बताइए। आप एंड टाइम पे लग जाते हैं। चाहूंगा दर्शकों को सूचना जी। रजनीकांत शुक्ला जी नमस्कार कर रहे हैं सर, आपको उन्होंने कमेंट में लिखा है नमस्कार। नहीं, सबको नमस्कार कर रहे हैं, भी नमस्कार। जानता हूँ, उन्हें जानता हूँ। अच्छा, परशुराम शुक्ल जी बड़े अच्छे हस्ताक्षर हैं, लिखते रहते हैं, बहुत लिखते हैं, बड़ी सटीक जानकारी देते हैं, उन्हें जानते हैं। जी जी। तो मैं दर्शकों, मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि कल हमारा 50वां एपिसोड है और कल का एपिसोड हम बहुत स्पेशल बनाने वाले हैं और कल हमारे साथ बहुत खास गेस्ट होंगे। कल के हमारे 50वें गोल्डन जुबली एपिसोड के जो मेहमान होंगे वो हैं श्री सुरेश शर्मा जी। सुरेश शर्मा जी अभी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ही एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसके निर्देशक हैं इस वक्त और बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं, बहुत सहृदय इंसान हैं और वो रेपर्टरी चीफ भी इस वक्त NSD की रेपर्टरी के भी चीफ हैं। तो बहुत लंबा बड़ा विषय उनका शिक्षा में, रंगमंच में। मेरे को लगता है उनको तो 1-2 दिन, उनको 2 दिन या 3 दिन देना चाहिए, बिकॉज उनका इतना भंडार है कहने के लिए डॉक्टर सुरेश जी के पास कि वो मतलब आपको उससे नहीं लगेगा कि वो करेंगे करके, लेकिन बट अमेजिंग मैन, अमेजिंग। उनकी जो व्यस्तता है उसको देखते बहुत मुश्किल है कि वो 3 दिन लगातार हमको दे पाए। नहीं, वो इस शो के लिए जब उनको पता चलेगा तो मुझे लगता है वो जैसे राजी हुए हैं और राजी हो जाएंगे 2-3 दिन। जी जी। वो सर हम एक थोड़ा अंतराल में उन्हें बुलाएंगे, बीच में अंतराल दे करके अलग-अलग मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। तो कल उन्होंने बहुत उत्सुकता और बहुत प्रसन्नता दिखाई जब उनसे चर्चा मैंने की। हाँ, मैं जानता हूँ कि मतलब रचनात्मक कार्य में उनकी बड़ी रुचि है। जी जी जी, रचनात्मक कार्य में बहुत रुचि है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कल वो हमारे साथ होंगे और विशेष रूप से मैंने उनसे अनुरोध किया कि सर शिक्षा और रंगमंच पर हमारी कल की चर्चा केंद्रित रहेगी कि पूरे देश में किस किस तरह का प्रयोग कर रहे हैं और NSD क्या प्रयोग कर रहा है शिक्षा और रंगमंच को लेके। वहाँ कई सालों से टाई कंपनी TIE, जिसे थिएटर इन एजुकेशन कहते हैं शॉर्ट में, वो काम कर रही है। संस्कार रंगटोली और बच्चों के लिए एनुअल उनका थिएटर फेस्टिवल होता है, जश्न बचपन। जी, जश्न बचपन के नाम से। वो अल्टरनेट ईयर्स में होता है सर, एक साल जश्न बचपन और एक साल संस्कार रंगटोली, कुछ और नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा। भारत रंग महोत्सव, भारत रंग महोत्सव, भारंगम। हाँ, भारत रंग महोत्सव बड़ों के लिए NSD के साथ मिलकर कर सकते हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज है टीचर्स NSD के साथ मिलकर कर सकते हैं। तो कल हम शर्मा सर से उन सब पर चर्चा करेंगे, उन सबको जानेंगे। और मुझे विशेष रूप से सर सौभाग्य मिला उनके साथ 2 फिल्मों में अभिनय करने का। तो बहुत सरल व्यक्तित्व है उनका, कई दिन हम साथ रहे। तो कल हम उनका स्वागत करेंगे ठीक 7 बजे। जी बिल्कुल। उपाध्याय जी अपनी कुछ पेंटिंग्स दिखा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, हमें कोशिश कर रहे थे कि नेटवर्क में आ जाए और वो, लेकिन बहुत बढ़िया बहुत सुंदर चित्र थे। हाँ, बड़े अच्छे चित्र भी बना लेते हैं सर वो। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे शिक्षा विभाग में इतने बहुमुखी शिक्षक हैं, बहुमुखी प्रतिभा शिक्षक हमारे पास में हैं। जी सर, मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट आप लोगों से चर्चा तो इसको ऑफ कर दें, करना चाह रहा हूँ अपने, या दर्शकों के सामने करना चाहेंगे या अलग से करना चाहेंगे? दर्शकों जी वो भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहूंगा कि भगवान जी। जी हाँ, सुन रहा हूँ, आप बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था सर कि जिस अवधारणा को लेके हमने ये शो शुरू किया, द टीचर शो, हम क्या सही तरफ जा रहे हैं? जोशी सर से मैं चाहूंगा कि वो पढ़िए। अच्छा, हाँ जोशी सर पहले रखें, तो ज्यादा अच्छा, तो बेहतर बता पाएंगे। अच्छा, दोनों गुगली मुझ पे फेंक रहे हो क्या? नहीं सर, आप चूंकि आप दूर से देख रहे हैं चीजों को और इन्वॉल्व भी हैं, तो हमने जिस अवधारणा के साथ इस शो को शुरू किया था, जो हमारा उद्देश्य था, हम उसमें कितना सफल हो पाए सर?
नहीं, हम सफल हैं, मुझे कहूँगा, ये नहीं कहूँगा मैं 100% सफल है, लेकिन हैं सफल। मुझे लगता है जिनको हम बुलाना चाहिए उनको थोड़ा सा और हमको मतलब उनसे बातचीत कर लेनी चाहिए कि क्या प्रेजेंट करेंगे। कई बार मेरे को लगता है वो लूज एंड में हो जाता है, वो प्रोग्राम जो है ना, वो लूज एंड में नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये आप यूट्यूब में डाल रहे हैं और यूट्यूब में पूरा वर्ल्ड देखता है इस प्रोग्राम को, जो भी टच करेगा ना। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मैं जब यूट्यूब खोलता हूँ तो हो सकता है मेरे कंप्यूटर में, क्योंकि मैंने एक दो बार कोशिश की तो अपने आप आ जाता है, नहीं तो एक पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी जितने लोग इसको देखते हैं, जैसे मुकेश भगवान जी कहते हैं कि 10,000 के करीब हमारे शिक्षक मित्र हैं या परिवारजन के हैं, वो लोग देखते हैं, तो वो यूट्यूब उसको भी मॉनिटर करता है कि किस प्रोग्राम को कितनी बार टैप किया जा रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसको हमको थोड़ा सा विस्तार देना चाहिए। जैसे अभी हम 5 क्वेश्चन से शुरू किया, 2 क्वेश्चन पे आ गए। 2 क्वेश्चन में भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत कम है। या तो हम कहते हैं कि हम जो दर्शक है वो भी अपना अपना कोई क्वेश्चन दें, उसको हम हमारे ईमेल में डाल दें, उसको हम जांचें। उससे ये होगा, उनका पार्टिसिपेशन होगा, उनके परिवार वाले देखेंगे, उनके रिश्तेदार देखेंगे, उनके साथी लोग देखेंगे, तो ये एक चेन बढ़ती जाती है। तो वहां पे एक वो है। दूसरा, हमें महीने में 2 दिन नीति निर्धारकों को बुलाना चाहिए। हमें महीने में 2 दिन कुछ ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जिन्होंने संस्कृति के क्षेत्र में, टीचर भले ही ना हो वो स्कूल के या टीचर एजुकेटर ना हो, लेकिन संस्कृति के क्षेत्र में बहुत काम किया हो, प्रभावित कर रहे हो। जैसे वो शिक्षा नीति आप कहती है ना कि हम एनजीओ को बुलाएंगे, हम कॉर्पोरेट्स को बुलाएंगे, इस तरह हम भी थोड़ा सा इतर मतलब शिक्षा, और हमने ये भी लिखा कि ये अध्यापकों का शो होगा या अध्यापिकाओं का शो होगा, हमने ये लिखा शिक्षा का संस्कृति से सम्मिलन, शिक्षा और संस्कृति का सम्मिलन। तो उसमें 1 या 2 दिन हम ऐसे रख दें जिसमें वो थोड़ा सा बात बताएं, ताकि जो और जिस सब्जेक्ट को हम टच करते हैं वो थोड़ा सा सॉलिड हो जाए उनका वो। और इस कार्यक्रम को थोड़ा सा प्रयास करके उत्तराखंड से और बाहर निकालिए, बाहर निकालने के प्रयास करने चाहिए हमको। जैसे हम हरियाणा में निकल गए या महाराष्ट्र में निकल गए, गुजरात से मैं कमलेश स्वामी जी को बुलाया है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भी हम कर्नाटक से किसी को ले लें या तमिलनाडु से किसी को ले लें, तो एक रीच आपकी हमारी बहुत बढ़ जाएगी। ये मेरे अपने विचार हो सकता है, आप पता नहीं कितना सहमत होंगे नहीं सहमत होंगे। आपका कहना सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है। और उत्तराखंड में हम उत्तराखंड में हम कुमाऊं और गढ़वाल में हो गए। जौनसार भावर में मेरे को, मैं देखता हूँ, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर हूँ, माय गॉड अमेजिंग आर्टिस्ट। वहाँ तो परिवार में गए हो, जैसे कहते हैं जौनसार भावर के हर परिवार से एक IAS ऑफिसर निकल रहा है, वैसे ही मेरे को लगता है वहाँ हर परिवार में संस्कृति, कला और संस्कृति के लोग हैं। तो उसको टैप करिए, वो शायद आपका ही एरिया है, तो उसको टैप करने की आवश्यकता है। अब जो हमारे जैसे और जो जैसे जावेद हैं, फरीदा शौक जी हैं, थोड़ा सा मतलब और धर्मों के लोगों को भी हम इसमें बुलाएं, ताकि प्रोग्राम एक संपूर्ण प्रोग्राम। मुझे लगता है कि हमारे विभाग के अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उनको भी महीने में 1 दिन हमें आमंत्रित करना चाहिए। शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है, उच्च अधिकारी, कोई शक नहीं, बिल्कुल निस्संदेह, खासतौर से SCRT डाइट वालों पर, जिनका सेक्शन उसमें ज्यादा दायित्व है। हाँ, वो एक दिन हमारे वो सविता मैम आने वाली थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, भटजी कुछ कहते कि आएंगी। सविता मोहन डोंडियाल नहीं। चलिए सर, अभी जी नहीं जुड़ पाएंगे हमसे, तो हाँ। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आज हमें यहीं समाप्त करना होगा। कल शाम को ठीक 7 बजे हम फिर मिलेंगे और हमारे साथ होंगे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक श्री सुरेश शर्मा जी, जो बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, जैसा आपने अभी सुना श्री गिरीश चंद्र जोशी जी के बातचीत में। तो मुझे उम्मीद है कि आप 7 बजे अधिक से अधिक संख्या में जुड़ेंगे अपने सवालों के साथ, अपने सुझावों के साथ। तो मैं बिल्कुल, सुझाव नहीं आ रहे हैं, सुझाव आने चाहिए दर्शकों से, श्रोताओं से। आ रहे हैं सर, कमेंट आते हैं सर। अभी मोहन चौहान जी ने एक सुझाव मुझे व्हाट्सएप किया था कि जो सवाल हम पूछते हैं उनको हम
जो है लिख के भी उनके जवाब रखे हैं स्क्रीन पर, ताकि जो लोग छूट जाएं शो में लाइव में देख सकें तो बाद में उन सवालों को के जवाब पढ़ सकें। तो अच्छा उनका सुझाव है सर, अच्छा बढ़िया सुझाव है। हाँ बहुत अच्छा सुझाव है, क्योंकि जो बाद में भी देखेगा, आज से 1 साल बाद भी देखेगा तो क्वेश्चन देख के वो जैसे राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी लिख रहे थे, आपके प्रश्न बड़े असाधारण होते हैं तो उत्तर भी आ जाएगा तो अच्छा है सर। एक अंतिम कोशिश कर लेते हैं। जी 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 उपाध्याय जी फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं सर, उपाध्याय जी, लेकिन वो फ्रेम में देख नहीं रहे हैं। हालांकि अभी वो कोशिश कर रहे हैं, नेटवर्क शायद कुछ उनके यहाँ पर कम है। वो नहीं, आप क्या सोचते हैं? मेरे विचार तो बिल्कुल ये जो मैंने बताया आपको, जैसे उसके बारे में आपके विचार। नहीं मैं सहमत हूँ सर आपसे, मैं सहमत हूँ। जब बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है। नहीं सर तो फौजी आंसर चाहिए तो सर जैसा आप कहें वैसा कर दिया जाएगा। भट्ट जी शायद सहमत नहीं है, भट्ट जी के चेहरे में कोई मुस्कान नहीं, बिल्कुल तटस्थ भाव लिए हुए है ना, कोई रस नहीं, कोई भाव नहीं। नहीं जुड़ पा रहे हैं, फिर किसी दिन उनसे दोबारा बात की जाएगी। फिर किसी दिन कोशिश करेंगे कि अगर आगे हमें मौका मिला तो उपाध्याय जी के साथ फिर हम चर्चा करेंगे, फिर उनको सुनेंगे, उनके अनुभव जानेंगे। तो जी सर कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ रजनीकांत जी लिख रहे हैं इसमें कि आपके सामने पूरा देश बिखरा हुआ है। रजनीकांत जी से मैं कहना चाहूंगा कि जितने आपके ग्रुप हैं उनके साथ बहुत सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं रजनीकांत जी से, उन सबको ये जोड़ सकते हैं कि एक टीचर ही 10-10, 20-20 का भी जिम्मा ले रहे, तो मेरे को लगता है हम वैसे ही 1 महीने में 20,000 पहुंचे। क्योंकि जगबीर नंदेल जी लिख रहे हैं प्रोग्राम सफल है सर, बट लाइव दर्शक की कमी है, 25 या 30 ही देख रहे हैं। ये 25-30 देख रहे हैं तो फिर वो अलग अलग समय में सारे एक साथ नहीं बने रहते सर, कभी कभी वो कभी घट जाएंगे, कभी बढ़ जाएंगे। कमेंट्स मैं इस पर कहना चाहूंगा, जगबीर सिंह जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि ये लाइव सिर्फ मेरी वॉल पर इतने देख रहे हैं, बाकी लोग वॉच पार्टी में देखते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, तो वो हजारों होते हैं, उनके कमेंट्स और उनकी संख्या नहीं आती है इसमें। जो हजारों लोग और देख रहे होते हैं उनकी संख्या इस मेरी वॉल पर नहीं आती है। तो वॉच पार्टी में अलग अलग कह रहे थे कि 8 से 10,000 लोग हैं करके, वो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग जगह शेयर करते हैं हम लोग, तो उनके सबके कमेंट यहाँ पर नहीं आ पाते सर। नहीं, मेरे को लगता है जैसे हम उत्तराखंड से बाहर गए थोड़ा सा, और अभी हम काफी कोशिश कर रहे हैं और चले जाएंगे सर। एवरेज करीब 2 से 5,000 लोग मेरी वॉल पर देखते हैं सर, अभी तक का जो मैंने एनालिसिस किया है। और उसके अलावा बाकी ग्रुप्स में, बाकी वॉच पार्टी में अलग से देखते हैं। तो जो जगबीर सिंह जी ये डेटा बता रहे हैं, ये सिर्फ इस वक्त का है जो सिर्फ मेरी फेसबुक वॉल पे देख रहे हैं। बाकी लोग अलग अलग वॉच पार्टी शेयर करते हैं ग्रुप्स में, वो हजारों की संख्या में लोग हैं। उसका डेटा हम तक कई टेक्निकल जो हमें नहीं पता है वो आपको पता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वो फेसबुक हम तक डेटा नहीं पहुंचाता सर। तो और वैसे भी हम संख्या के लिए काम नहीं कर रहे हैं सर, हमारा काम जो है गुणवत्ता टीचरों को आगे लाना है और देश के सामने उनके प्रतिभा को सामने लाना है, क्योंकि सरकारी शिक्षकों को पूछने वाला है नहीं। गजब का टैलेंट है, गजब का। मैं अभी एक टीचर को जानता हूँ। मैं ट्रेनिंग में आए थे और बैठे बैठे अपना एक स्केच बना दिया। तो मैंने उनसे, तमिलनाडु के हैं, उनको थोड़ा सा भाषा की प्रॉब्लम थी, हिंदी अंग्रेजी की। तो वो मैंने उनसे कल बात की उनके फोन में, तो उनकी वाइफ बात कर रही थी, सर तमिल तेलुगु। मैंने उनसे कहा कोई आप इंटरप्रेटर बना के रखिए। तो ऐसे आर्टिस्ट जो हैं वो यदि हमसे जुड़ गए, और राज्यों के, जैसे उन्होंने कहा रजनीकांत शुक्ला जी ने, कि पूरा देश बिखरा पड़ा है और पूरे देश में शायद मेरा अपना एस्टिमेट है कि 78 लाख से 80 लाख टीचर इस देश में हैं। जी उपाध्याय जी भी लिख रहे हैं सर कि मैं अपनी वॉल पे शेयर करता हूँ, उसमें भी बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। तो वो डेटा अब तक नहीं आता, वो डेटा अब तक आता नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे लोग करते हैं सर, तो वो नहीं पहुंचता हम तक। तो वो हजारों की संख्या में लोग देखते हैं।
तो मैं अभी सर आज उपाध्याय जी फिर से कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो कल कहीं मत जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा समय दीजिएगा। और मैं हमारे जितने भी दर्शक हैं सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ईद की मुबारकबाद, ईद मुबारक। स्पेशली फरीदा जी आज दिखने नहीं, जावेद जो जितने भी हमारे कल शायद मोहम्मद रफी साहब का वो था या आज है उनकी, कल था। तो कुछ किया आप लोगों ने? कल मैं अनफॉर्चुनेटली जोड़ नहीं पाया था आपसे। ग्रेट सिंगर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सिंगर। जी जी चलो कल बात कर लेंगे। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट कमेंट आया सर कि ठीक कह रहे हैं, गुणवत्ता जो आपकी बात कह रहे हैं जो भज्जी थोड़ी देर पहले कहते हैं, गुणवत्ता महत्वपूर्ण। बिल्कुल बिल्कुल सर, गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। और दर्शक तो ऊपर नीचे होते रहते हैं अपने अपने रुचि के अनुसार, अपने अपने समय के अनुसार, अपने अपने नेटवर्क के अनुसार। कई बार नेटवर्क की वजह से भी दर्शक नहीं देख पाते हैं, जो दूर दराज के इंटीरियर के स्कूलों में है वो वहाँ नेटवर्क नहीं होता तो बेचारे प्राइम टाइम में रखे हैं इसको। 7 से 8 की जगह 8:30 से 8 से 9 कर दें, 8:30 से 9:30 कर दें प्राइम टाइम की जगह। सोचेगा आप एक बार, सोच रहे थे शुरू में आपने बात की थी मोहन चौहान जी ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है सर, मैं इनसे सहमत हूँ। वो कह रहे हैं कि मुझे उनका कहना है कि शिक्षकों पे ही फोकस रहे तो सही रहेगा, सभी जगह के शिक्षकों को बुलाने की ओर ध्यान दिया जाए। शिक्षकों पर ही फोकस रहेगा तो रहेगा, उसको ध्यान दिया जाए। जी जी, मेरी भी यही राय है सर। फिलहाल हम अभी इसी को फोकस करते हैं, फिर दूसरे चरण में हम इस तरह के लोगों को लेंगे और दूसरे देशों के शिक्षकों को भी लेंगे। हमने ऐसा प्लान किया हुआ है, जैसे कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाएंगे। विश्व स्तर के जो और देशों के शिक्षक हैं उनसे भी हम जानेंगे उनके देश में शिक्षा की जरूरी है और हमारे देश में क्या अंतर है उसमें। तो गिरीश चंद्रा जी भी कह रहे हैं, मैं भी हमेशा जुड़ा रहता हूँ। और बहुमुखी प्रतिभा के धनी शिक्षकों को नमस्कार। पूरन कह रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं सर जो कमेंट कर दिया। प्रदीप का नाम हमने कर दिया सब्यसाची, और ये मिर्ची बाबा का कमेंट मैंने दे दिया सब्यसाची का। ये हमारे नैनीताल में एडवोकेट हैं कौशल शाह सर, ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और रंगकर्मी है बहुत अच्छे। वाह, तो कल तो बहुत सारे लोग आने चाहिए। सुरेश शर्मा जी का जो हमारा सेशन होगा बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जी जी जी, एक और नई जानकारी दी है रजनीकांत। हाँ, ऐसी जानकारियां बहुत है रजनीकांत जी के पास। पुरुषोत्तम दास टंडन जी की जयंती है जी ने कि आज मैं पुरुषोत्तम जी। ये रजनीकांत शुक्ल जो है ना, ये बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी की तरह आपको जानकारी देंगे। देखना, यदि जुड़ जाते हैं आपको रोज, तो he has got lot of information। चलिए, अच्छी बात है सर, ऐसे गुणी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत हम भी सीखेंगे इनसे। तो मैं अब सर अंतिम बार विदाई लेता हूँ, उसके बाद जो हम इस शो को खत्म करते हैं। तो कल शाम ठीक 7 बजे जुड़िएगा। श्री सुरेश शर्मा जी से बातचीत होगी, उनसे सवाल जवाब होंगे शिक्षा और रंगमंच को लेकर के। नमस्कार, जय हिंद। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, बहुत बढ़िया।